नमस्कार। विजन आईएएस के न्यूज टुडे के इस अंक में आप सभी का स्वागत है। इस अंक में हम आपके लिए लेकर आए हैं यूपीएससी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण कुछ अहम खबरें। इस अंक के साथ मैं हूं दिव्या तोमर। प्रधानमंत्री ने भारतीय अंतरिक्ष संघ इस्पा का शुभारंभ किया। अर्थशास्त्र के नोबेल पुरस्कार को प्राकृतिक प्रयोगों की खोज के लिए घोषित किया गया। लद्दाख गतिरोध पर भारत और चीन के बीच वार्ता में ठहराव। भारत को अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी का पूर्णकालिक सदस्य बनने के लिए आमंत्रित किया गया। सतत शहरी प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन पर नीति आयोग संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम पुस्तिका का लोकार्पण किया गया। और विद्युत मंत्रालय ने विद्युत वितरण कंपनियों को ऊर्जा लेखांकन निष्पादित करने का आदेश दिया। और अब खबरें विस्तार से। प्रधानमंत्री ने भारतीय अंतरिक्ष संघ का शुभारंभ किया। इंडियन स्पेस एसोसिएशन यानी इस्पा भारत में अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देने में सहायता करने के लिए एक निजी उद्योग निकाय है। इस्पा के संस्थापक सदस्यों में वन वेब, भारती एयरटेल, मैप माई इंडिया आदि शामिल हैं। ये अंतरिक्ष क्षेत्र को स्टार्टअप और निजी क्षेत्र के लिए खोलने में सक्षम बनाने के लिए एक स्वतंत्र और एकल बिंदु एजेंसी के रूप में काम करेगा। इस्पा महत्वपूर्ण प्रौद्योगिकी और निवेश आकर्षित करने और अधिक उच्च कौशल वाली नौकरियां सृजित करने के लिए भारतीय अंतरिक्ष उद्योग के लिए वैश्विक संपर्क स्थापित करने की दिशा में काम करेगा। ये अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी और इससे जुड़े प्रक्षेत्रों से जुड़े नीतिगत मुद्दों पर कार्य करेगा। इस्पा के माध्यम से अंतरिक्ष अन्वेषण सुधार 4 स्तंभों पर आधारित है। पहला है निजी क्षेत्र में नवाचार करने की स्वतंत्रता, दूसरा है सरकार द्वारा एक सक्षमकर्ता के रूप में कार्य करना, तीसरा है अंतरिक्ष उद्योग के भविष्य के लिए अगली पीढ़ी को तैयार करना, और चौथे स्तंभ के तहत ये सुनिश्चित करना है कि अंतरिक्ष क्षेत्र का उपयोग मानव की प्रगति के लिए एक साझे संसाधन के रूप में किया जाए। आइए अब आपको बताते हैं अंतरिक्ष में निजी क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए किए गए पहले के उपायों के बारे में। भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष संवर्धन एवं प्राधिकरण केंद्र यानी इन स्पेस, ये भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन और निजी कंपनियों के बीच एक एकल बिंदु इंटरफेस है। दूसरा है न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड, ये इसरो की एक वाणिज्यिक शाखा है। इसके अलावा अंतरिक्ष गतिविधि विधेयक 2017 का प्रारूप तैयार किया गया है और एंट्रिक्स इसरो की विपणन शाखा है। अंतरिक्ष गतिविधियों में निजी भागीदारी से वैश्विक अंतरिक्ष बाजार में भारत की हिस्सेदारी बढ़ने की उम्मीद की जा रही है। आपको बता दें कि वर्तमान में वैश्विक अंतरिक्ष बाजार में भारत की हिस्सेदारी केवल 2% है। अर्थशास्त्र के नोबेल पुरस्कार को प्राकृतिक प्रयोगों के अन्वेषकों के लिए घोषित किया गया। इस वर्ष का अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार 3 अर्थशास्त्रियों डेविड कार्ड, जोशुआ एंग्रिस्ट और गुइडो इम्बेंस को प्रदान किया जाएगा। इन तीनों को आर्थिक नीति और अन्य प्रकरणों के कारण प्रभावों यानी कैजुअल इफेक्ट्स को समझने के लिए प्राकृतिक प्रयोगों के उपयोग में अग्रणी होने की वजह से इस पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। प्राकृतिक प्रयोगों में विश्व पर पड़ने वाले प्रभावों का पता लगाने के लिए वास्तविक जीवन की स्थितियों का उपयोग किया जाता है। ये एक ऐसा दृष्टिकोण है जो अन्य क्षेत्रों में भी विस्तारित है और अनुभवजन्य अनुसंधान में क्रांतिकारी परिवर्तन लेकर आया है। डेविड कार्ड को उनके शोध के लिए पुरस्कार राशि का आधा हिस्सा प्रदान किया जाएगा। उनका शोध कार्य न्यूनतम मजदूरी, अप्रवासन और शिक्षा के श्रम बाजार पर पड़ने वाले प्रभावों पर आधारित था। 1990 के दशक के आरंभ से उनके अध्ययन ने पारंपरिक ज्ञान को चुनौती दी और दर्शाया कि ये अनिवार्य नहीं कि न्यूनतम वेतन वृद्धि का परिणाम कम नौकरियों के रूप में परिलक्षित हो। और पुरस्कार राशि का आधा हिस्सा जोशुआ एंग्रिस्ट और गुइडो इम्बेंस द्वारा उन मुद्दों का अध्ययन करने के लिए एक रूपरेखा के निर्माण के लिए साझा किया जाएगा जो पारंपरिक वैज्ञानिक तरीकों पर विश्वास नहीं कर सकते हैं। एक प्राकृतिक प्रयोग से आंकड़ों की व्याख्या करना कठिन है। उदाहरण के लिए छात्रों के एक समूह के लिए अनिवार्य शिक्षा को 1 वर्ष तक बढ़ाने से उस समूह के सभी सदस्यों पर समान प्रभाव नहीं पड़ेगा। उन्होंने इस पद्धतिगत समस्या को ये प्रदर्शित करते हुए हल किया कि प्राकृतिक प्रयोगों से कारण और प्रभाव के बारे में सटीक निष्कर्ष किस प्रकार प्राप्त किए जा सकते हैं। वर्ष 1901 में प्रथम नोबेल पुरस्कार से लेकर वर्ष 1968 तक ये पुरस्कार मूलतः 5 श्रेणियों में ही प्रदान किया जाता था। अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार बहुत बाद में वर्ष 1968 में स्थापित किया गया था। अर्थशास्त्र का पहला नोबेल पुरस्कार वर्ष 1969 में रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेज द्वारा प्रदान किया गया था। इस पुरस्कार की स्थापना स्वीडन के केंद्रीय बैंक स्वेरिगेस रिक्सबैंक द्वारा दिए गए दान पर अल्फ्रेड नोबेल की याद में की गई थी। भारत को अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी का पूर्णकालिक सदस्य बनने के लिए आमंत्रित किया गया है।
ये आमंत्रण भारत अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी रणनीतिक साझेदारी का स्वाभाविक परिणाम है। इस साझेदारी को जनवरी 2021 में वैश्विक ऊर्जा सुरक्षा, स्थिरता और संधारणीयता में परस्पर सहयोग को मजबूत करने के लिए हस्ताक्षरित किया गया था। अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी का सदस्य बनने के लिए किसी देश को आर्थिक सहयोग और विकास संगठन OECD का सदस्य होना अनिवार्य है। साथ ही उसे 5 अन्य मानदंडों को भी पूरा करना होता है। पेरिस स्थित इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी को वर्ष 1973-74 के तेल संकट के विरुद्ध प्रतिक्रिया के स्वरूप में स्थापित किया गया था। ये निकाय ऊर्जा पर वैश्विक संवाद का एक केंद्र है। ये विभिन्न विश्लेषण और अनुशंसाएं प्रदान करता है, जिससे कि देशों को सभी के लिए सुरक्षित और संधारणीय ऊर्जा प्रदान करने में सहायता मिलती है। IEA द्वारा वर्ल्ड एनर्जी आउटलुक, ऑयल मार्केट रिपोर्ट्स आदि का प्रकाशन किया जाता है। वर्ष 2017 में भारत एक एसोसिएट सदस्य के रूप में इसमें शामिल हुआ था। इस संगठन का उद्देश्य कच्चे तेल या उत्पाद भंडार का पिछले वर्ष के निवल आयात के 90 दिनों के बराबर उपलब्ध कराना है, जिस तक सरकार की तत्काल पहुंच हो, चाहे बेशक वो प्रत्यक्ष रूप से उसके स्वामित्व में न हो। साथ ही उसका उपयोग वैश्विक तेल आपूर्ति में व्यवधानों से निपटने के लिए किया जा सकता हो। दूसरा उद्देश्य है राष्ट्रीय तेल की खपत को 10% तक कम करने के लिए एक मांग नियंत्रण कार्यक्रम होना चाहिए। तीसरा उद्देश्य है राष्ट्रीय आधार पर समन्वित आपातकालीन प्रतिक्रिया उपाय CERM संचालित करने के लिए विधान और संगठन होना चाहिए। चौथा उद्देश्य है ये सुनिश्चित करने के लिए कानूनों और उपायों का प्रवर्तित होना जरूरी है कि उसके अधिकार क्षेत्र के तहत सभी तेल कंपनियां अनुरोध पर जानकारी प्रदान करें। इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी सामूहिक कार्रवाई में अपना योगदान करने की क्षमता सुनिश्चित करने के लिए उपाय करेगी। अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी की पूर्ण सदस्यता के कई लाभ हैं। इससे भारत को उसके कच्चे तेल के भंडार की रणनीतिक गहनता को अधिकतम करने में सहायता मिलेगी। इसके अलावा इससे विशेष रूप से स्वच्छ ऊर्जा क्षेत्र में तकनीकी सहायता प्राप्त होगी। जलवायु और ऊर्जा संबंधी मुद्दों पर अग्रणी भूमिका के निर्वहन के लिए एक भू राजनीतिक मंच प्राप्त होगा। इसके अलावा इस संगठन में भारत के प्रवेश से वैश्विक ऊर्जा सुरक्षा तंत्र को बढ़ावा मिलेगा। साथ ही पेट्रोलियम निर्यातक देशों के संगठन OPEC+ के साथ भारत की समव्यवहार क्षमता को भी बल प्रदान करेगा। अगली खबर अंतर्राष्ट्रीय सीमा की सुरक्षा से संबंधित है। लद्दाख गतिरोध पर भारत और चीन के बीच वार्ता में ठहराव। पूर्वी लद्दाख के पर्वतीय क्षेत्रों में 17 महीने से जारी गतिरोध का समाधान निकालने के लिए भारत और चीन के वरिष्ठ सैन्य कमांडरों के बीच संचालित वार्ता निष्फल हो गई है। वास्तविक नियंत्रण रेखा के चीनी क्षेत्र में आयोजित 13वें दौर की वार्ता का उद्देश्य पूर्वी लद्दाख के हॉट स्प्रिंग क्षेत्रों से सैनिकों की वापसी पर चर्चा करना था। गलवान घाटी, गोगरा पोस्ट और पेगोंग त्सो के उत्तरी और दक्षिणी तट वार्ता के अन्य बिंदु थे। भारत और चीन सीमा विवाद की बात करें तो भारत और चीन के बीच सीमा पूर्णतः स्पष्ट रूप से सीमांकित नहीं है। इसकी 3488 किलोमीटर की लंबाई के कुछ हिस्सों के साथ वास्तविक नियंत्रण रेखा पर दोनों पक्ष पारस्परिक रूप से सहमत नहीं हैं। सीमा को 3 खंडों में विभाजित किया गया है, पश्चिमी, मध्य और पूर्वी। पश्चिमी खंड 1860 के दशक में अंग्रेजों द्वारा प्रस्तावित जॉनसन रेखा से संबंधित। इसने अक्साई चीन को जम्मू और कश्मीर की तत्कालीन रियासत के अंतर्गत रखा था। हालांकि चीन जॉनसन रेखा को स्वीकार नहीं करता है। वहीं मध्य खंड एकमात्र ऐसा क्षेत्र है जहां भारत और चीन ने मानचित्रों का आदान प्रदान किया है और इस पर वे लगभग सहमत हैं। वहीं पूर्वी खंड विवादित सीमा रेखा मैकमोहन रेखा के ऊपर स्थित है। अगली खबर अपशिष्ट प्रबंधन से संबंधित है। सतत शहरी प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन पर नीति आयोग संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यानी UNDP पुस्तिका का लोकार्पण किया गया। ये हैंडबुक संपूर्ण प्लास्टिक अपशिष्ट मूल्य श्रृंखला के घटकों को प्रस्तुत और उन पर पर्याप्त चर्चा करके प्लास्टिक अपशिष्ट के प्रबंधन का एक व्यापक अवलोकन प्रदान करती है। पुस्तिका में बताया गया है कि भारत प्रति वर्ष लगभग 3.4 मिलियन टन प्लास्टिक अपशिष्ट उत्पन्न करता है। साथ ही लगभग 70% प्लास्टिक पैकेजिंग उत्पाद कम समय में ही प्लास्टिक अपशिष्ट में बदल जाता है। ये पुस्तिका प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट मॉडल की स्थापना के लिए 4 घटक प्रदान करती है। पहले घटक के तहत प्लास्टिक अपशिष्ट पुनर्चक्रण और प्रबंधन के लिए एक तकनीकी मॉडल है। दूसरे घटक के तहत बेहतर PMW प्लास्टिक मैनेजमेंट वेस्ट कार्यान्वयन के लिए सामग्री की दोबारा प्राप्ति की सुविधाएं हैं। तीसरे घटक के तहत शासन निकायों में मटेरियल रिकवरी फैसिलिटीज का संस्थानीकरण करना शामिल है और चौथे घटक के तहत सूचना
शिक्षा और संचार यानी IEC और डिजिटलीकरण शामिल है। इस रिपोर्ट में अनुशंसाएं की गई हैं कि मटेरियल रिकवरी फैसिलिटीज मॉडल को सार्वजनिक निजी प्रतिरूप में वित्त पोषित और संचालित किया जाना चाहिए, क्योंकि ये विनियमों का अनुपालन सुनिश्चित करता है और संसाधन उपयोग में सुधार करता है। एक मटेरियल रिकवरी फैसिलिटी एक विशेषीकृत संयंत्र होता है। ये अंतिम उपयोगकर्ता विनिर्माताओं के लिए विपणन के लिए दोबारा उपयोग करने वाली सामग्री प्राप्त करता है और उसे अलग करता है और तैयार करता है। इसके अलावा रिपोर्ट में अनुशंसा की गई है कि अपशिष्ट चुनने वालों का सामाजिक समावेशन किया जाना चाहिए। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2016 जो कि 2018 में संशोधित हुआ है, इसके अनुसार उत्पादन बिंदुओं पर अपशिष्ट को अलग अलग करना चाहिए और पंजीकरण के जरिए पुनर्चक्रण इकाइयों को औपचारिक रूप से प्रदान किया जाना चाहिए। आइए अब आपको बताते हैं कि एक शहर में प्रभावी प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन किस तरह से सतत विकास लक्ष्यों से जुड़ा हुआ है। इसकी वजह से अपशिष्ट चुनने वालों की आय में वृद्धि होती है। इसका उद्देश्य समावेशन और बेहतर आजीविका के माध्यम से अपशिष्ट चुनने वाली महिलाओं को सशक्त बनाना है। अपशिष्ट की चक्रीय अर्थव्यवस्था, प्रौद्योगिकी में नवाचार, ऊर्जा की दोबारा प्राप्ति और विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व को प्रोत्साहन प्रदान करना है। साथ ही प्रभावी प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन से अपशिष्ट भराव क्षेत्र को कम करना, ग्रीन हाउस गैसों और समुद्री अपशिष्ट में कमी करना और अपशिष्ट का सुरक्षित प्रबंधन करना शामिल है। इससे प्रत्येक स्तर पर सहयोग, संबद्धता और साझेदारी में वृद्धि होगी। अगली खबर ऊर्जा क्षेत्र से। विद्युत मंत्रालय ने विद्युत वितरण कंपनियों को ऊर्जा लेखांकन निष्पादित करने का आदेश दिया है। ऊर्जा लेखांकन यानी किसी नेटवर्क की वितरण परिधि में विभिन्न वोल्टेज स्तरों पर सभी तरह के ऊर्जा प्रवाह के लेखांकन को निर्धारित करता है। इसमें अक्षय ऊर्जा उत्पादन और मुक्त पहुंच वाले उपभोक्ताओं के साथ साथ अंतिम उपभोक्ताओं द्वारा की गई ऊर्जा की खपत भी शामिल है। ऊर्जा लेखांकन उपभोक्ताओं की कई श्रेणियों द्वारा विद्युत की खपत और विविध क्षेत्रों में पारेषण एवं वितरण हानियों के संबंध में विस्तृत जानकारी प्रदान करेगा। साथ ही विद्युत की हानि और चोरी के लिए संबंधित अधिकारियों पर उत्तरदायित्व निर्धारण को सक्षम बनाएगा। ये डिस्कॉम्स को उपयुक्त बुनियादी ढांचे के उन्नयन के साथ साथ मांग पक्ष प्रबंधन प्रयासों की योजना बनाने में भी सक्षम बनाएगा। इसके अलावा ये पेरिस समझौते के लक्ष्यों को पूरा करने में भारत की जलवायु कार्रवाइयों में योगदान भी सुनिश्चित करेगा। आइए अब आपको बताते हैं इसके प्रमुख विनियमन के बारे में। डिस्कॉम्स द्वारा एक प्रमाणित ऊर्जा प्रबंधक के माध्यम से 60 दिनों के भीतर त्रैमासिक ऊर्जा का लेखांकन किया जाना सुनिश्चित किया गया है। एक स्वतंत्र मान्यता प्राप्त ऊर्जा लेखा परीक्षक द्वारा वार्षिक ऊर्जा लेखा परीक्षा और वार्षिक तथा त्रैमासिक दोनों रिपोर्ट सार्वजनिक डोमेन में प्रकाशित की जाएंगी। आपको बता दें कि ऊर्जा संरक्षण अधिनियम 2001 के प्रावधानों के तहत ऊर्जा दक्षता ब्यूरो द्वारा विनियमन को जारी किया गया था। ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी को ऊर्जा संरक्षण अधिनियम 2001 के तहत वर्ष 2002 में स्थापित किया गया था। ये एक सांविधिक निकाय है। इसका मुख्यालय दिल्ली में स्थित है। आइए बात करते हैं कुछ अन्य महत्वपूर्ण सुर्खियों की। सेफ हार्बर फ्रेमवर्क। फेसबुक को और अधिक विनियमित करने के लिए किए जा रहे वैश्विक प्रयासों के बीच भारत भी अत्यधिक छूट के प्रावधान को समाप्त करने के लिए अपने मौजूदा सेफ हार्बर फ्रेमवर्क पर पुनर्विचार करने की दिशा में प्रयासरत है। दरअसल सेफ हार्बर फ्रेमवर्क कानूनी उन्मुक्ति है। इसे IT एक्ट 2000 की धारा 79 के तहत सोशल मीडिया फर्मों जैसे मध्यवर्तियों द्वारा उपयोग किया जाता है। इस धारा के अनुसार ऐसी फर्में उसे उपलब्ध करवाई गई किसी अन्य व्यक्ति की सूचना, डेटा या सूचना संपर्क के लिए दायी नहीं होगी। ये इस प्रावधान को अधिक पारदर्शी और सोशल मीडिया कंपनियों को अधिक जवाबदेह बनाने में भी सहायता करेगा। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद संकल्प 2593। यूएनएससी संकल्प 2593 अफगानिस्तान के संबंध में लाया गया। यूएनएससी में भारत की अध्यक्षता के दौरान इसे अपनाया गया। ये भारत समर्थित एक यूएनएससी संकल्प है। इसे अफगानिस्तान संकट को संबोधित करने के लिए अपनाए जाने वाले एक वैश्विक दृष्टिकोण पर मार्गदर्शन प्रदान करने के लिए लाया गया है। ये तालिबान से जवाबदेही को सुनिश्चित करने का आह्वान करता है ताकि उसके द्वारा अधिग्रहित क्षेत्र का उपयोग आतंकवाद या किसी अन्य देश पर हमले के लिए न किया जाए। ये अल्पसंख्यकों और महिलाओं की भागीदारी सहित वार्ता आधारित राजनीतिक समाधान के माध्यम से एक समावेशी सरकार की स्थापना का भी आह्वान करता है। मुख्य तौर से अफगानिस्तान मुद्दे पर आयोजित होने वाला G20 शिखर सम्मेलन भी इसे और मजबूती प्रदान करने में मदद करेगा। हर्फी-डाहल हिर्शमैन इंडेक्स।
हार्फीडाहल हिर्शमैन इंडेक्स बाजार संकेंद्रण के संदर्भ में उपयोग किए जाने वाला एक सामान्य रूप से स्वीकृत उपाय है। HHI की गणना बाजार में प्रतिस्पर्धा करने वाली प्रत्येक फर्म की बाजार हिस्सेदारी का मिलान करके और तत्पश्चात परिणामी संख्याओं को जोड़कर की जाती है। जब बाजार पर अपेक्षाकृत समान आकार की कई फर्मों का आधिपत्य होता है तो HHI का मान 0 के निकट पहुंच जाता है। इसके विपरीत जब बाजार पर किसी एक फर्म का वर्चस्व स्थापित होता है तो यह अधिकतम 10,000 अंक तक पहुंच जाता है। एयर इंडिया के निजीकरण की वजह से भारतीय विमानन उद्योग में बाजार संकेंद्रण को बढ़ावा मिलेगा। लाभार्थियों को ई भुगतान। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण NHAI द्वारा एक नई प्रणाली को अपनाया जाएगा। इसके तहत अब राशि को सार्वजनिक वित्त प्रबंधन प्रणाली PFMS के माध्यम से सीधे लाभार्थियों के खाते में अंतरित कर दिया जाएगा। इस कदम से भूमि अधिग्रहण के लिए प्रतिपूर्ति की तीव्र अदायगी सुनिश्चित होगी। इससे बैंकों में कई महीनों तक हजारों करोड़ रुपए के अवरोधन से बचा जा सकेगा, जिसका उपयोग निर्माण कार्यों में किया जा सकता है। PFMS एक वेब आधारित ऑनलाइन सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन है। इसे वित्त मंत्रालय के महालेखा नियंत्रक द्वारा विकसित और कार्यान्वित किया गया है। इसका उद्देश्य एक कुशल निधि प्रवाह प्रणाली के साथ साथ भुगतान सहलेखा नेटवर्क स्थापित करना है। स्वस्थ पर्यावरण तक पहुंच एक मानवाधिकार है। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद ने पहली बार स्वच्छ और सतत पर्यावरण को मानवाधिकार के रूप में मान्यता प्रदान की है। कोस्टा रिका, मालदीव, मोरक्को, स्लोवेनिया और स्विट्जरलैंड द्वारा प्रस्तावित प्रस्ताव को 43 मतों के साथ पारित किया गया था। वहीं रूस, भारत, चीन और जापान ने इस मतदान में भाग नहीं लिया था। इस प्रस्ताव पर पहली बार 1990 के दशक में चर्चा की गई थी। ये प्रकृति में कानूनी रूप से बाध्यकारी नहीं है, लेकिन इसमें वैश्विक मानकों को आकार प्रदान करने की क्षमता मौजूद है। अमेरिका ने मतदान नहीं किया था क्योंकि वो वर्तमान में इस 47 सदस्यीय परिषद का सदस्य नहीं है। जल शोधन प्रणाली के लिए विनियमन। पर्यावरण मंत्रालय ने जल शोधन प्रणालियों के लिए कुछ विनियमों को अधिसूचित किया है। ये विनियम अब से 18 महीने बाद लागू होंगे। ये विनियम वर्ष 2019 में पर्यावरण मंत्रालय को दिए गए राष्ट्रीय हरित अधिकरणों के परामर्श के अनुरूप हैं। इस परामर्श के तहत मंत्रालय को रिवर्स ऑस्मोसिस आधारित जल शोधन प्रणालियों के उचित उपयोग पर विनियमों को विकसित और क्रियान्वित करने की अनुशंसा की गई थी। इन विनियमों के तहत रिवर्स ऑस्मोसिस आधारित जल शोधन के निर्माताओं को दक्षता और जल अपव्यय जैसे मानकों के आधार पर अब अपने उपकरणों की रेटिंग करनी होगी। साथ ही जल आपूर्ति एजेंसियों द्वारा आपूर्ति किए जा रहे जल में कुल घुलित ठोस यानी टोटल डिसॉल्व्ड सॉलिड्स TDS का उल्लेख करना होगा। पूसा जैव अपघटक, पूसा बायो डिकम्पोजर, इसे भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा विकसित किया गया है। ये कम लागत वाला सूक्ष्म जीव आधारित बायो एंजाइम समाधान है। ये धान की पराली सहित फसल अवशेषों के अपघटन की प्रक्रिया को तीव्र करके 15 से 20 दिनों के भीतर उन्हें खाद में बदल देता है। ये पराली दहन पर अंकुश लगाने की दिशा में एक संभावित प्रभावी समाधान के रूप में उभर रहा है। इसके अलावा ये पराली के अपघटन के माध्यम से खेतों को अतिरिक्त खाद प्रदान करता है, साथ ही मृदा की गुणवत्ता में भी सुधार करता है। चंदन। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने चंदन की खेती और इसके स्वास्थ्य के प्रबंधन पर एक नया प्रशिक्षण कार्यक्रम आरंभ किया है। जीवाणु रोधी, प्रतिजैविक और कैंसर रोधी लाभों के साथ चंदन का उपयोग अब औषध उद्योग, व्यक्तिगत देखभाल और फर्नीचर में भी किया जाने लगा है। विश्व स्तर पर भारत और ऑस्ट्रेलिया चंदन के सबसे बड़े उत्पादक देश हैं, जबकि संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन, जापान और भारत के घरेलू बाजार इसके लिए सबसे बड़े बाजार हैं। हालांकि वर्ष 2020 में वैश्विक स्तर पर चंदन का बाजार 300 मिलियन अमेरिकी डॉलर था, जो कि वर्ष 2040 तक बढ़कर 3 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक हो सकता है। लोकनायक जयप्रकाश नारायण। इनका जन्म 11 अक्टूबर 1902 को हुआ और इनका देहावसान 8 अक्टूबर 1979 को हुआ। जयप्रकाश नारायण का जन्म बिहार की राजधानी पटना में हुआ था। उन्होंने असहयोग आंदोलन में भाग लेने के लिए कॉलेज की पढ़ाई छोड़ दी थी। उनकी भारत छोड़ो आंदोलन में भी सक्रिय भागीदारी रही थी। उन्होंने ब्रिटिश शासन का विरोध करने के लिए नेपाल के तराई क्षेत्र में आजाद दस्ता नामक एक दल का गठन किया था। वो मार्क्सवाद से प्रभावित थे और समाजवादी आंदोलन से जुड़े हुए थे। साथ ही
वे भूदान आंदोलन के भी समर्थक थे। उन्होंने वर्ष 1977 में तत्कालीन सरकार के विरुद्ध संपूर्ण क्रांति का आह्वान किया था। उन्हें मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। उनकी जीवनी द ड्रीम ऑफ रिवॉल्यूशन बिमल प्रसाद और सुजाता प्रसाद द्वारा लिखी गई है। इसके साथ ही ये अंक समाप्त होता है। अगले अंक में फिर मुलाकात होगी कुछ अन्य महत्वपूर्ण खबरों के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए, सुरक्षित दूरी बनाए रखिए, मास्क पहनिए, हाथ और मुंह साफ रखिए और टीकाकरण अवश्य पूर्ण कराइए। और अब हमें यानी विजन IAS की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।